हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम लोग डे 11 में आ चुके हैं। और कल हम लोगों ने रीजनिंग का पार्ट जो है वो स्टार्ट किया था विद द टॉपिक ऑफ डायरेक्शन सेंस। आज हम लोग एक और नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ ऑर्डर एंड रैंकिंग। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। आज हमारा इसका रहेगा पार्ट 1। तो क्वेश्चंस पर चलने से पहले हम लोग एज़ यूजुअल सबसे पहले इसका जो ट्रेंड एनालिसिस है वो अगर देखें तो ट्रेंड एनालिसिस आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 2014 तक 24 तक अभी तक लगभग क्या ऑलमोस्ट हर साल एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर आया है ना। ये आपको दिख रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी रहा है कि 2000 जैसे 15 हो गया, 2019 हो गया, 6-7 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। ठीक है, पहले से जनरली एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता था सी सेट में, जिसमें कुछ स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन दी होती थी और उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चंस पूछता था। ठीक है, बेस्ड ऑन द सेम इन्फॉर्मेशन। उस तरीके के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी ने पूछने अब ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं। तो फिर भी आप ये देख पा रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में भी अगर आप देखेंगे 2020 के बाद भी, तो भी आपको 3-3, 1-2-3 इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और इस साल की भी अगर मैं बात करूं, यानी कि 2024 में भी, लास्ट ईयर भी, तो भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो इसके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन इस टॉपिक के पूछे जा रहे हैं। एंड अगेन द टॉपिक इज़ वेरी इजी, बहुत आसान टॉपिक है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अगेन क्वेश्चंस को वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आई विल जस्ट शो यू द क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जस्ट रीड इट एंड उसके बाद वीडियो को आपने पॉज करना है, ट्राई टू सॉल्व इट 1-1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर, एंड देन कम बैक एंड चेक कि सही है या नहीं है। ठीक है, और सिर्फ आंसर चेक करने के बजाय आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, टू अराइव एट द आंसर, वो प्रोसेस करेक्ट होनी चाहिए। बिकॉज अगर प्रोसेस करेक्ट होगी तो आंसर तो आपका अपने आप ठीक आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो आधे क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, आधे क्वेश्चन कल देखेंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट रीड, है ना, पॉज द वीडियो, गिव द आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन अ क्यू, एक क्यू है, कोई एक कतार है, क्यू है, लाइन है, उसमें मिस्टर एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड मिस्टर वाई इज 17th फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि लेट से दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द एंड साइड। ठीक है, मतलब ये बैक साइड हो गई। इसमें क्या कह रहा है, फ्रंट साइड से मिस्टर कोई एक्स है, वो 14th फ्रॉम द फ्रंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि इस टॉपिक में, वैसे तो खैर जनरली हम सारे ही टॉपिक्स में एज सच फॉर्मूलेज, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेम गोज फॉर दिस टॉपिक एज वेल। यहाँ पर भी हम किसी भी फॉर्मूले वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली जो डेटा दिया हुआ है और कंसेप्ट के बेसिस पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिस्टर एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट, तो यानी कि अगर मिस्टर एक्स यहाँ पर हैं और ये फ्रंट से 14th नंबर पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके आगे 13 लोग होंगे, यस और नो। दैट्स वाई ही इज 14th फ्रॉम द फ्रंट, है ना। और मिस्टर वाई जो है वो एंड साइड से 17th है, मिस्टर वाई जो है वो एंड से 17th है। तो यानी कि इनके पीछे, इनके बाद 16 लोग और होंगे, तभी जब इस तरफ से काउंट किया गया तो 16 एंड ही इज 17th, और जब फ्रंट से काउंट किया गया तो 13 एंड ही इज 14th, है ना। अब इसके बाद लिखा है कि Z इज एग्जैक्टली इन बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। एक्स और वाई के एग्जैक्टली बीच में जो है वो Z है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो गैप है बिटवीन वाई एंड जेड और एक्स और जेड, यहाँ पर दोनों में नंबर ऑफ पर्सन सेम है ना। और उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ वाई, ये दिया हुआ है, मिस्टर एक्स जो है वो क्यू में वाई से आगे हैं और टोटल इस क्यू में 48 पर्सन है। ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन एक्स एंड जेड, मिस्टर एक्स और जेड के बीच में कितने लोग हैं। तो टोटल अगर क्यू में 48 लोग हैं, है ना, तो आप ये देख लीजिए 3 लोग तो यही हैं, है ना, 13 ये हैं, कितने हो गए, 3 और 13, 3 और 13 16, 16 ये है, 32 हो गए।
तो 48 आर टोटल माइनस 32, दैट मीन्स 16 मोर आर लेफ्ट। और वो 16 मोर कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। और दोनों में मैंने आपको बताया क्योंकि z जो है वो एग्जैक्टली x और y के बीच में है, तो यानी कि यहाँ पर भी देयर विल बी 8 एंड यहाँ पर भी देयर विल बी 8, है ना। और यही आपसे पूछा है कि x और z के बीच में कितने पर्सन्स हैं, तो देयर आर एग्जैक्टली 8 पर्सन्स बिटवीन x एंड z। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है ना, बिल्कुल आसान जो दिया हुआ है, जस्ट रीड इट एंड अकॉर्डिंगली आप डायग्राम बनाए हैं एंड अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लें, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आस्क्ड इन 2012, अगेन एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है। स्टेटमेंट 1 सेज आइदर ए एंड बी आर ऑफ सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। ठीक है, या तो ए और बी जो है वो सेम एज के हैं या फिर ए जो है वो बी से बड़ा है। तो इसको हम लोग इनइक्वालिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि या तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो ए जो है वो बी के बराबर है या ए बी से बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है आइदर सी एंड डी आर ऑफ सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी, तो दिस विल बिकम डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। या तो डी और सी बराबर है या फिर डी जो है वो सी से बड़ा है। ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। और लास्ट सॉरी थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है बी इज ओल्डर देन सी। बी इज ओल्डर देन सी, ये सिर्फ ऐसा होगा क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन नहीं दी है कि बी और सी जो है वो सेम एज के हैं। बी इज ओल्डर देन सी, दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन सी। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। पहले आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को, जो अलग अलग स्टेटमेंट से हमने इनइक्वालिटीज बनाई हैं, इनको कंबाइन करने का ट्राई करें, ट्राई टू कंबाइन देम। जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो यू कैन राइट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी इज लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, अब आप तीनों चीजें यहां पर चेक कर सकते हैं। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये है, बी इज ग्रेटर देन सी, ये है, एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मतलब जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए इज ओल्डर देन बी। ठीक है, अब ए इज ओल्डर देन बी वो हमेशा वैलिड तो नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ए इक्वल टू बी हो जाए, है ना। ए और बी आर ऑफ सेम एज, तो ए इज ओल्डर देन बी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, बी एंड डी आर ऑफ सेम एज, देखो बी और डी में तो आप रिलेशन बता ही नहीं सकते। इन इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में एक बड़ा ही आसान फंडा होता है कुछ भी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करने का, वो ये होता है कि जैसे ही आप किसी भी, जैसे बी और डी के बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हो, आप यहाँ से चल रहे हो बी से सी की तरफ और आप देख रहे हो कि यहाँ से ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ से साइन जो है वो लेस देन का हो गया, है ना। तो यानी कि बी और बी से डी की तरफ जाते हुए या डी से बी की तरफ जाते हुए अगर सिंबल्स जो हैं या जो साइंस हैं वो चेंज हो जा रहे हैं, चेंज इन द सेंस कि सिंबल्स के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, यहाँ से ग्रेटर देन चल रहा है, यहाँ से ये लेस देन हो गया, सो बी और डी के बीच में तो आप कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर सकते। सिमिलरली आप ए और डी के बीच में भी स्टैब्लिश नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो बी और डी के बारे में तो आप कुछ नहीं बता सकते। देन अगला लिखा हुआ है डी इज ओल्डर देन सी। ठीक है, फिर वही बात, डी इज ओल्डर देन सी, दैट विल ऑल्सो बी नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि डी और सी बराबर हो जाए, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है यहाँ पर। लास्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है ए इज ओल्डर देन सी, ए इज ओल्डर देन सी, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो बी की, यानी कि आप ये मानो कि आप पहले ए और, आपको ये रिलेशन चेक करना है ए और सी के बीच में। ठीक है, आप देखो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ सी, सी की सभी वैल्यूज के लिए बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि यहां पर इक्वल टू तो है नहीं, है ना। सी की सभी वैल्यूज के लिए बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी, और अगर बी ए के कभी बराबर हो भी जाता है, वैसे तो ए से, ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन अगर कभी ए बी के बराबर हो भी गया, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ए विल बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि बी तो सी से हमेशा बड़ा है ना। सो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, सो योर आंसर विल बिकम ऑप्शन
डी, दैट इज ए इज ओल्डर देन सी। क्लियर है? इनइक्वलिटीज वाले क्वेश्चन होते आसान है, दी ओनली थिंग कि आप इसमें कंफ्यूज ना हों और जो भी अलग अलग स्टेटमेंट दी हैं उनको पहले लिखें, देन ट्राई टू कंबाइन देम, और उसके बाद आपको जो भी रिलेशन पूछा गया है ट्राई टू फिगर इट आउट। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, Rama scored more than Rani, Rani scored less than Ratna, Ratna scored more than Rama, and Padma scored more than Rama but less than Ratna. Who scored the highest? ठीक है, अब इसमें देखो, इसको आप ऐसे बना सकते हो, मोर स्कोर एंड लेस स्कोर। ठीक है, ऐसे लिखने का मतलब ये है कि जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसको ऊपर लिखूंगा मैं, और जिसका स्कोर कम होगा उसको नीचे लिखूंगा। अलग अलग 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, पहले चारों को अलग अलग लिखेंगे, फिर उनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, रामा स्कोर्ड मोर देन रानी, तो यानी कि रामा ऊपर, ठीक है, रानी नीचे। क्लियर? पहला। दूसरा दिया है रानी स्कोर्ड लेस देन रत्ना, तो रानी स्कोर्ड लेस देन रत्ना, तो रत्ना ऊपर। ठीक। थर्ड वन, रत्ना स्कोर्ड मोर देन रामा, रत्ना स्कोर्ड मोर देन रामा, तो रामा यहां तो रत्ना यहां। ठीक। एंड लास्ट वन, पद्मा स्कोर्ड मोर देन रामा बट लेस देन रत्ना, पद्मा स्कोर्ड मोर देन रामा, पद्मा स्कोर्ड मोर देन रामा बट लेस देन रत्ना। ठीक है, अब ये 4 हैं, इन चारों को अलग अलग हैंगे, इन चारों को कंबाइन करने की कोशिश अगर आप करें तो हाउ यू विल बी एबल टू कंबाइन देम। देखो, सबसे पहले यू राइट दिस वन, दैट इज रानी एंड रत्ना। ठीक है, इसके बाद सॉरी चलो ठीक है, रानी और रत्ना हमने ये वाला लिख लिया, रानी एंड रत्ना, है ना। अब आपको एक चीज और दिख रही है, रामा और रानी, तो एक मिनट रुको, इसको पहले वाले से स्टार्ट करो, मैं बताता हूं क्यों। देखो, दिस इज रामा एंड दिस इज रानी। ठीक है, अब रामा के ऊपर देखो, रामा के ऊपर रत्ना है, तो रामा के ऊपर रत्ना है। ठीक है, और रत्ना के नीचे रानी है, तो रत्ना के नीचे रानी है वो। ठीक है, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि वो इमीडिएट ऊपर नीचे हो, है ना, बीच में कुछ गैप भी हो सकता है। अब आप लास्ट वाले को देखें तो रत्ना, पद्मा और रामा, रत्ना, पद्मा और रामा, यानी कि पद्मा विल कम हेयर। ठीक है, इन बिटवीन रामा एंड रत्ना। तो आपसे पूछा है कि हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, तो सबसे ऊपर टॉप में कौन है? सबसे टॉप पर है रत्ना, सो रत्ना स्कोर्ड दी हाईएस्ट, रत्ना स्कोर्ड दी हाईएस्ट। बस आपको 4 बनाने हैं, या जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उतने बनाने हैं, एंड देन यू हैव टू जस्ट ट्राई टू कंबाइन देम, है ना, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चंस। अगेन लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2013, just read it and try to give the answer. Question says, in a class of 45 students, a boy is ranked 20th. ठीक है, एक क्लास है जिसमें टोटल 45 स्टूडेंट्स है, एक बॉय की रैंक जो है वो 20th रैंक है। When 2 boys joined, his rank was dropped by 1. अब जब 2 नए बॉयज ज्वाइन होते हैं उस क्लास में, तो उस स्टूडेंट की या उस बॉय की जो रैंक है वो एक कम हो जाती है, मतलब गिर जाती है। तो व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। ठीक है, न्यू रैंक फ्रॉम द एंड पूछा है। तो देखो, इनिशियल कंडीशन में ये जो बॉय था इसकी रैंक कितनी है? 20th। जब आपको रैंक दी होती है तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो रैंक कहाँ से है? ऊपर से, मतलब 1 2 3 4 से, है ना, स्टार्टिंग से, टॉप से। तो इसकी रैंक अगर 20th है तो इसके ऊपर आप समझ सकते हैं देयर विल बी 19 मोर स्टूडेंट्स, यस और नो। देयरफॉर हिज रैंक इज 20th, है ना, ये इनिशियल कंडीशन है। अब उसमें लिखा है कि जब 2 नए बॉयज ज्वाइन करते हैं, व्हेन 2 more boys joined, ठीक है, व्हेन 2 more boys joined, तो इस बॉय की जो रैंक है वो एक कम हो गई,
ड्रॉप्ड बाय 1, यानी कि यहाँ पर 20th थी तो नाउ इट बिकम 21st। अब अगर वो रैंक 21st हो गई है तो इसके ऊपर कितने हो गए, 20 मोर, ठीक है, और इसके नीचे कितने होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 45, ठीक है, तो 19, 20 और इसके नीचे कितने होंगे 25, नीचे मतलब उसके बाद, ठीक है। अब लेकिन जब 2 मोर बॉयज हैव जॉइंड तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हैज इंक्रीज्ड टू 47, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज 20, इस बॉय के ऊपर 20, दिस इज 21st और इसके नीचे कितने होंगे, देयर विल बी 20, हाउ मच 26, ठीक है, 26, 46, 47। तो अब आपसे पूछा है व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। तो व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, 26 एंड हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड इज 27th, ठीक है। बस थोड़ा सा नंबरों का खेल है, अदरवाइज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो हिज रैंक फ्रॉम द एंड, न्यू रैंक फ्रॉम द एंड इज 27th, आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर, चले नेक्स्ट मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी, है ना, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। आस्क्ड इन 2014, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 7 पर्सन्स अप ऑन अ लेडर, लेडर एक लेडर है, एक सीढ़ी है जिसमें 7 लोग खड़े हुए हैं, A B C D E F and G, not in that order obviously. A is further up than E but is lower than C, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर पहले अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश करें और बनाएंगे उसी तरीके से टॉप और बॉटम, ठीक है। लेडर में जो ऊपर होगा उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जो नीचे होगा उसको नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो लिखा क्या है, A इज फर्दर अप देन E बट इज लोअर देन C। A जो है वो E से ऊपर है लेकिन C से नीचे है, तो यानी कि A जो है वो E से ऊपर है लेकिन C से नीचे है, ठीक है। इनके बीच में और लोग भी हो सकते हैं बट जो जनरल ऑर्डर है वो ये है कि C ऊपर है, A उसके नीचे है और E उसके नीचे है। B इज इन द मिडिल। अच्छा अब देखो 7 लोग हैं, देयर आर टोटल 7 पर्सन्स, है ना, तो B इज इन द मिडिल, मतलब जो आपके 7 लोग हैं तो 3 ऊपर होंगे 3 नीचे होंगे और B जो है वो बीच में होगा, वो अभी हम बनाते वक्त यूज करेंगे। G इज बिटवीन A एंड B, ठीक है, G जो है वो A और B के बीच में है। तो अब आपको देखो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज कि G जो है वो A और B के बीच में है, तो B ऊपर भी हो सकता है, मतलब AGB भी हो सकता है, BGA भी हो सकता है, बिकॉज इन बोथ ऑफ देम G इज बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट सेज E इज बिटवीन B एंड F, सेम E इज बिटवीन B एंड F, E is between B and F. Consider all the possibilities. ठीक है। Next says F is between E and D. फिर से वही F is between E and D. F is between E and D. ठीक है। The person on the bottom step of the ladder, यानी कि सबसे नीचे जो है वो कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया देयर आर टोटल 7 स्टेप्स और 7 पर्सन्स को आपको अरेंज करना है। B इज एट द मिडिल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। B एट द मिडिल है, उसके ऊपर 6 हैं, उसके ऊपर 3 है, उसके नीचे 3 है, ठीक। अब यू जस्ट ट्राई टू मेक इट। देखो मेरे पास यहाँ पर B वाले जो है मतलब इन्वॉल्विंग B, एक ये वाला अरेंजमेंट है और एक ये वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। और B की मुझे पोजीशन डेफिनेटली पता है कि चाहे मैं नीचे से काउंट करूं या ऊपर से काउंट करूं, इट इज एट 4th पोजीशन, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द लिखा है ना, B इज इन द मिडिल, तो वो B बीचों बीच में है। तो नीचे से काउंट करूं ऊपर से काउंट करूं उसकी पोजीशन फिक्स है। तो जब उसकी पोजीशन फिक्स है तो मैं B से इन्वॉल्व ही जो मेरे और अरेंजमेंट्स हैं मैं उन्हीं के साथ अगर ट्रायल करना शुरू करूं तो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ये वाला लूं तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली लेट्स से G
लेट से ए, ये हो सकता है, यस और नो, हो सकता है ना फिलहाल। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर जी, यहां पर ए, ये भी हो सकता है। ए जी बी ये वाली ली मैंने, बी जी ए मैंने, बी जी ए और ए जी बी मैंने ये दोनों ले लिए, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैंने ये लिया है तो इसके साथ अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूं बी ई एफ, तो बी ई और एफ बन सकता है, बी ई और एफ, ठीक है। ये वाला आई थिंक इसके साथ बन नहीं पाएगा क्योंकि बी ई एफ तो ऊपर नहीं जा सकता इस वाले के साथ, लेकिन इस वाले के साथ जा सकता है ई और एफ, ठीक है। अभी नीचे एक पोजीशन यहाँ और बची है और यहाँ भी नीचे एक पोजीशन बची है और यहाँ भी ऊपर एक पोजीशन बची है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप आए, है ना, नेक्स्ट अगर आप आए, रुके अभी देखें, देखते चलें। अगर आप इस वाले अरेंजमेंट को देख पा रहे हैं और इसके साथ अगर आप ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे कि ई जो है वो ए से नीचे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ई जो है वो ए से ऊपर हो गया, सो आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी तो रूल आउट हो गई, यस और नो। इनके अकॉर्डिंग तो ये बन रहे हैं, बट जैसे ही आपने इसको इससे चेक करा कि ए जो है वो ई से ऊपर होना चाहिए, या यूं कहें कि ई ए से नीचे होना चाहिए, बट यहाँ पर ई ए से ऊपर है, तो पॉसिबिलिटी तो गई। बाकी ये अभी तक ठीक है, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ए ई से ऊपर है और यहाँ पर सी जो है वो ए से ऊपर होना चाहिए, तो ये जो टॉप पोजीशन है यहाँ पर सी ही आएगा, है ना, यहाँ पर सी आएगा। और लास्ट में जो ये वाला है ई एफ डी वो यही आएगा, ये वाले के लिए आपके पास ऑप्शन है नहीं। तो अब आपके पास जो अरेंजमेंट बन रहा है आप इसको चेक कर लें कि इसमें सारे पॉसिबिलिटीज़ सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। सी ए ई, ठीक है। जी जो है वो ए और बी के बीच में है, जी जो है वो ए और ए की बी के बीच में है। ई जो है वो बी और एफ के बीच में है, ई जो है बी और एफ के बीच में है। और एफ जो है वो ई और डी के बीच में है, एफ जो है वो ई और डी के बीच में है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आपसे पूछा था कि पर्सन ऑन द बॉटम स्टॉप ऑफ द लेडर, यानी कि सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे कौन है, इट इज डी। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डी इज द पर्सन एट द बॉटम ऑफ द लेडर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे इस टॉपिक में है। अभी आगे जाके हम लोग एक टॉपिक देखेंगे दैट इज अगेन रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट। एक टॉपिक हम लोग देखेंगे पजल्स, है ना। उन सब में भी आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। दैट्स वाई ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं, बट हाँ टाइम टेकिंग ज़रूर ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें आपको पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ती हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका एक पॉसिबिलिटी बना के आंसर आ जाए, है ना, वो एक फ्लूक या एक तुक्का हो सकता है, बट द बेस्ट वे टू डू इज़ और द करेक्ट वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज़ कि आप इनमें सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाएं, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करें। कहीं ना कहीं जाके, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बनानी शुरू करी, बट फिर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली पॉसिबिलिटीज़ रूल आउट हो गई, है ना। तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं पर जाके एक ना एक कोई पॉसिबिलिटी जो है वो रूल आउट हो जाएगी, ठीक है। आई होप बात समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है। चलें, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो A is in the 11th position from the left and B is in the 10th position from the right। देखो यहाँ पर भी आपको लेफ्ट और राइट, जैसे कल हम लोग डायरेक्शन सेंस में बात कर रहे थे ना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो तो यूनिवर्सल डायरेक्शंस हैं, वो चेंज होंगे नहीं, बट नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट और लेफ्ट और राइट जो हैं वो ऑब्जर्वर बेस्ड डायरेक्शंस है, ठीक है। दे कैन चेंज। अगर ऑब्जर्वर की डायरेक्शन चेंज होती है या ऑब्जर्वर किस तरफ फेस कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका लेफ्ट या राइट किस तरफ होगा, ठीक है। तो जनरली मेरी ये हैबिट है, ठीक है, कि मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर अनटिल एंड अनलेस दिया ना हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस तरीके की रो है और जो भी ये पर्सन्स हैं दे आर फेसिंग टूवर्ड्स दिस साइड, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि मेरा लेफ्ट और इसका लेफ्ट, इन लोगों का लेफ्ट जो है वो एक ही हो जाता है, तो मुझे बनाने में कन्वीनियंस होती है, ठीक है। अगर ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो ये इनका लेफ्ट होगा और ये इनका राइट होगा, यस और नो।
ठीक है, यू कैन मेक इट द अदर वे अराउंड एज वेल। आप अगर चाहें तो इन लोगों को ऐसे भी बिठा सकते हैं, बट उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देन दिस इज देयर राइट एंड दिस इज देयर लेफ्ट। ठीक है, वो आपकी कन्वीनियंस है, आप इनको ऐसे बैठाएं या ऐसे बैठाएं, किस तरफ को इनका फेस है, बट ध्यान ये रखना है कि जब फेस ऐसा होगा तो दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, और जब फेस ऐसा होगा तो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है बात? चलें, तो मैं इस वाले कन्वेंशन को फॉलो करता हूँ, है ना, आप जो चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं, आंसर विल कम द सेम। इन अ रो ए इज 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ए जो है वो 11th फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब दिस साइड। ठीक है, मतलब अब मैं जब ऐसे बना रहा हूँ इनका फेस, तो ये लेफ्ट हो गया और ये साइड राइट होगी। जस्ट लेट मी रब दिस वन। ठीक है, ये लेफ्ट होगी ये राइट होगी। तो ए इज 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। सॉरी, ए की पोजीशन अगर लेफ्ट से 11th है तो यानी कि ए के इधर 10 लोग बैठे होंगे, यस और नो, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था मिस्टर एक्स वाई वाले में, वही चीज कर रहे हैं। बी इज इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। बी जो है उसकी पोजीशन फ्रॉम द राइट इज 10th, यानी कि बी के इधर 9 लोग बैठे होंगे, यस और नो, है ना। अब वो कह रहा है कि ए और बी, अच्छा इनके बीच में कुछ और स्पेस है ना। अब ए और बी अपनी पोजीशन अगर इंटरचेंज करते हैं तो ए जो है वो लेफ्ट से 18th बन जाता है, यानी कि अगर बी इसकी पोजीशन पर आ गया और ए इसकी पोजीशन पर आ गया, बीच में तो इतने ही लोग, यहाँ पर 10 लोग जो पहले से थे, यहाँ पर 9 लोग। ठीक है, देखो ये बेसिकली अरेंजमेंट इस तरीके का है ना, इसको अगर आप एक रियल लाइफ सिनारियो से विजुलाइज कर पाओ, ये बेसिकली कुछ नंबर ऑफ चेयर्स लगी हुई है। ठीक है, चेयर्स लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, 10 कुर्सियाँ पहले लगी हैं, उसके बाद 11वीं कुर्सी पर जो है वो ए बैठता है, बीच में कुछ और नंबर ऑफ चेयर्स हैं, सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स, उसके बाद बी बैठता है और इसके बाद इधर 9 चेयर्स हैं। ठीक है, अब जब ये कहा जा रहा है कि ए और बी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ए और बी जब अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ना तो ये 10 चेयर जो हैं इनके ऊपर कुछ असर पड़ा, जो यहाँ पर 10 लोग बैठे थे, ना इन 9 लोगों के ऊपर कोई असर पड़ा, ठीक है, जो यहाँ पर बैठे थे, और ना ये जो बीच की नंबर ऑफ चेयर्स है, जो भी हैं नंबर ऑफ चेयर जितनी है ये उतनी ही रहेंगी। सिर्फ हुआ क्या है कि ए और बी ने अपनी पोजीशन जो है वो अदला बदली कर ली है, दैट्स इट। ठीक है, समझ पाए बात? अब जब ये सिनेरियो बन रहा है, ए और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी, तो ए जो है वो लेफ्ट से 18th हो गया, लेफ्ट से 18th, यानी कि यहां पर कुल जो नंबर ऑफ पर्सन है बिफोर ए इन द लेफ्ट साइड वो कितने होंगे? 17, क्योंकि ये टोटल इसकी पोजीशन है लेफ्ट से 18th, तो 10 ये है, 11वां बी है, और यहां पर कितने आएंगे? 6, यस और नो, तभी तो 6 और 10, 16 और 1 17, ये 17 एंड देन ओनली द ए विल बिकम 18th। तो आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, ए और बी के अलावा कितने लोग हैं उस पूरी की पूरी रो में। तो ए और बी को हटा दें, बाकी को जोड़ लें, 9 + 6 इज 15 एंड 10 इज 25। तो देयर आर टोटल 25 पर्सन इन दैट रो अदर देन ए एंड बी। अगर टोटल पर्सन पूछा होता तो 27 होता, बट यहां पर पूछा है स्पेसिफिकली अदर देन ए और बी, तो देन द आंसर इज 25। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? आंसर इज 25, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये जानकारी जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 की प्रीलिम्स की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सी सेट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सी सेट का जो नया बैच है वो शुरू होगा 1 जून 2025 से, जिसमें आपको ये तीनों ही चीज़ें कवर कराई जाएंगी, और जितना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर पास ऑन करें। 21 अप्रैल तक अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो ओनली 1499 में ये बैच आपको मिल जाएगा, यानी कि इसका जो अभी करंट प्राइस है वो 1499 है। उसके बाद प्राइस बढ़ेगा और 11 मई तक अगर आप एनरोल करेंगे तो 1749 में आप एनरोल कर पाएंगे। अगर आप 31 मई तक इसमें एनरोल करते हैं तो आपको 1999 में ये प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऐप और वेबसाइट में ये कोर्स लिस्टेड है, आप वहाँ से चाहें उसमें एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इसका। और अगर आपको इस कोर्स को लेकर कोई और क्वेरी है, कोई सवाल आपके मन में है,
तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज़ 9150449990। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़्यादा वेट ना करें, आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी एनरोल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये जो हमारा यही है ऑर्डर रैंकिंग है, उसके साथ हल्का सा ब्लड रिलेशन को ऐड किया गया है। हालांकि ब्लड रिलेशन को हम लोग अलग से पूरा एक टॉपिक देखेंगे, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 4 persons A, B, C and D consisting of 2 married couples are in a group। ठीक है, A, B, C, D जो है 4 लोग हैं और वो 2 मैरिड कपल्स हैं। बोथ द women आर शॉर्टर देन their respective husbands। ठीक है, जो women है, जो महिलाएं हैं, वो अपने पतियों से उनकी हाइट जो है महिलाओं की छोटी है। A इज द टॉलेस्ट अमंग द 4। अब इन चारों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? A की। तो एक चीज तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से ऑब्वियस होती है कि A इज अ हस्बैंड। ठीक है, ए इज अ मेल एंड ए इज अ हस्बैंड ऑफ समवन। ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो ए किसी ना किसी का हस्बैंड होगा। ए कैन नॉट बी द वाइफ, क्योंकि वाइफ की हाइट जो है वो हस्बैंड की हाइट से छोटी है, वो दिया हुआ है। ठीक है, सी इज टॉलर देन बी, बट वी कांट डू एनीथिंग विद दैट इंफॉर्मेशन राइट नाउ। डी इज बी इज ब्रदर। अब देखो ये एक और इंफॉर्मेशन मिली कि डी जो है वो बी का ब्रदर है, यानी कि डी इज अ मेल, है ना। डी अगर किसी का भाई है तो डी मेल है। अगर वो मेल है तो यानी कि वो दूसरा हस्बैंड है। जो दो कपल की बात हो रही है, उनमें एक हस्बैंड है ए और एक है डी। और दूसरी चीज ये भी लिखी है कि डी इज बीज ब्रदर। तो डी अगर बी का भाई है, तो यानी कि बी जो है वो इसकी वाइफ है। यस और नो? डी इसकी वाइफ है और सी जो है वो इसकी वाइफ है ना। बी और डी जो है वो भाई बहन है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ए और बी, और सी और डी हस्बैंड वाइफ है। ठीक, और सी की हाइट जो है वो बी से ज़्यादा है, ये आपको दी हुई है। ठीक है, सी की हाइट बी से ज़्यादा है, वो आपको दी हुई है। लेट्स सी इस इंफॉर्मेशन का अगर कुछ यूज़ होता है तो इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल 4 हैव फैमिली टाइज। ठीक है, उनके पारिवारिक संबंध हैं। यस, क्योंकि डी और बी जो है वो भाई बहन है, तो ये पारिवारिक संबंध हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4। देखो, बी और सी में से ही कोई छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दो तो छोटे हैं नहीं, इन दोनों में से ही कोई छोटा होगा। लेकिन इसमें लिखा है कि बी इज द शॉर्टेस्ट। यस, बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4, क्योंकि दोनों वाइफ में से ही तो कोई छोटा होगा ना। हस्बैंड तो छोटे हैं नहीं, वो तो अपनी अपनी वाइफ से बड़े हैं, तो यानी कि या तो बी छोटा है या तो सी छोटा है। तो इन्फॉर्मेशन दी है सी इज टॉलर देन बी, तो बी इज द शॉर्टेस्ट। यस, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट सेज सी इज टॉलर देन डी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सी इज द वाइफ एंड डी इज द हस्बैंड, और ऊपर ही दिया हुआ था कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से छोटी है, तो सी इज नॉट टॉलर देन डी, रादर सी इज शॉर्टर देन डी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ए इज बी इज हस्बैंड। ए इज बी इज हस्बैंड, यस, दैट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और आपसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या गलत है। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सी इज टॉलर देन डी। ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग के साथ थोड़ा सा ब्लड रिलेशन को भी इंक्लूड किया गया, बट अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। चलिए, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया। यू कैन जस्ट सॉल्व इट इन 1 minute, और यू कैन सॉल्व इट रादर वर्बली एज वेल। लिखने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऊषा रन्स फास्टर देन कमला, प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति, स्वाति रन स्लोअर देन कमला, हु इज द स्लोएस्ट रनर। देखो, फिर से मैं वैसे ही बनाऊंगा, फास्ट और स्लो, यानी कि जो फास्ट होगा उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जो स्लो होगा उसको नीचे लिखूंगा। ऊषा रन फास्टर देन कमला, तो ऊषा रन फास्टर देन कमला। ठीक है, सेकेंड सेज प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, तो स्वाति ऊपर प्रीति नीचे। ठीक, नेक्स्ट
स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला, स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला। ठीक है, ये 3 दिए हुए हैं, ट्राई टू कंबाइन देम। आप डायरेक्टली देख के इसको कंबाइन कर सकते हैं। उषा, उषा के बाद कमला, कमला के बाद यू हैव स्वाति, एंड स्वाति के बाद यू हैव प्रीति। ठीक है, इसमें तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं, डायरेक्टली देखते ही कंबाइन हो जा रहा है। तो हु इज़ द स्लोएस्ट रनर? प्रीति इज द स्लोएस्ट रनर। क्लियर? इजी है? यस और नो? इजी है। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रीति इज द स्लोएस्ट रनर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। मैं इस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है एंड देन उसके बेसिस पर आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 पूछे गए हैं। कई बार ऐसा भी होता था, पहले से होता था जनरली, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन में या पजल्स के क्वेश्चन में 3, 4, 5 तक क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट यूपीएससी ने अब वो ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब जनरली यूपीएससी अगर इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता भी है तो उसके बेसिस पर भी वो हार्डली एक ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्राई टू रीड एंड गिव द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन इन हिंदी, दिस इज इंग्लिश। आप जिसमें चाहें कंफर्टेबल हो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई विल रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू मेक सम अरेंजमेंट्स। उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। ए बी सी डी ई एंड एफ आर कजिन्स। ठीक है, 6 लोग हैं, दे आर कजिन्स। नो 2 कजिन्स आर ऑफ द सेम एज बट ऑल हैव बर्थडेज ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ। ठीक है, किन्हीं 2 की एज सेम नहीं है लेकिन सबका बर्थडे सेम मंथ के सेम डे पर आता है। जैसे लेट्स से आज क्या तारीख है? टुडे इज 11th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो सबका जो बर्थडे है वो 11th ऑफ अप्रैल को ही आता है। ठीक है, लेकिन ईयर अलग अलग है। क्लियर है? मतलब बर्थडेज तो सबका एक ही दिन पड़ेगा, है ना, क्योंकि बर्थडेज तो हम लोग डेट और मंथ के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। बट जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ईयर ऑफ बर्थ है रादर, वो सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, द यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड। जो सबसे छोटा है उसकी उम्र 17 साल है। और जो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट कौन है वो दिया हुआ है, दैट इज ई इज द ओल्डेस्ट, उसकी एज 22 ईयर्स है। ठीक है, एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी इन एज। एफ की एज जो है वो बी और डी के कहीं बीच में है। ए इज ओल्डर देन बी। ए जो है वो बी से बड़ा है। सी इज ओल्डर देन डी। सी जो है वो डी से बड़ा है। और ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी। ठीक है, सी जो है वो ए से 1 ईयर ओल्डर है। तो लेट्स ट्राई टू मेक, अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि देयर इज नो स्पेस, सो आई हैव टू मेक इट सेपरेटली। ठीक है, देखो देर आर 6 पर्सन्स जो हमें एडजस्ट करने हैं। 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो सबसे छोटा वाला है ये 17 साल का है और सबसे बड़ा वाला जो है वो 22 ईयर्स का है। और हमें ये दिया हुआ है कि ये तो ई है ना, ये दिया हुआ है शुरुआत में ही। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी इन एज। एफ जो है वो बी और डी के बीच में है। तो फिर से वही पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। एफ बी और डी के बीच में है ना, तो एफ बी और डी के बीच में है, एफ बी और डी के बीच में, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, ए इज ओल्डर देन बी। ए जो है वो बी से ओल्डर है, यानी कि ए बी से ऊपर आएगा। ठीक, और दूसरी चीज, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, यानी कि ए और सी जो है वो भी ऐसे आएंगे, ए और सी, और ये दोनों एक साथ होंगे क्योंकि ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी। बाकियों के बीच में तो कोई और भी हो सकते हैं बट ए और सी के बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐसे ही होंगे, ए और सी एक साथ। तो अब आपको पॉसिबिलिटीज़ बनाने शुरू करनी है। ये 5 पोजीशंस हैं आपके पास, इन 5 में आपको इन अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ बनाना है। लेट्स ट्राई, स्टार्ट करें बनाना। ठीक है, देखो कुछ भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं आप, कुछ अगर गलत होगा तो फिर आप नेक्स्ट अरेंजमेंट बनाएंगे। तो देखिए ई तो ऊपर फिक्स है, उसको छोड़ दें। बाकी 5 पोजीशंस है आपके पास, उन 5 पोजीशंस में ही आपको अरेंजमेंट्स करने हैं। तो आप अगर सबसे पहले लेट्स से
मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, या चलो कुछ ए से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें बताओ? चलो ए से ही स्टार्ट करते हैं। लेट से ए इज हेयर, तो सी यहां पर आएगा क्योंकि ए और सी तो ऐसे ही आने हैं, ठीक है। देन यू कैन से बी एफ डी, तो बी एफ डी ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, कोई इशू तो है नहीं। ए और सी, ए बी के, बी ए के नीचे है और एफ जो है वो बी और डी के बीच में है। यस, ये अरेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट आपका ये भी तो हो सकता है, ई ए सी डी एफ बी, ये भी हो सकता है क्योंकि ये डी एफ बी या एफ बी डी, ये तो आपस में ऑर्डर चेंज हो सकता है ना इनका, ये ऑर्डर हो सकता है। यस और नो, हो सकता है। अच्छा, कुछ और ऑर्डर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, क्या बन सकता है? लेट्स से इफ दिस इज ई एंड दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज एफ, दिस इज बी, क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? ई डी ए सी एफ बी, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि देखो यहां पर जो चीज दी है, एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी इन एज, एफ जो है वो बी और डी के कहीं बीच में है। सी इज ओल्डर देन डी, अच्छा हमने शायद ये वाला स्टेटमेंट रह गया हमारा, सी इज ओल्डर देन डी, सी इज ओल्डर देन डी, हमें ये भी ध्यान रखना है कि सी इज ओल्डर देन डी, ठीक है। तो अब हमारे ये वाला जो हमने अरेंजमेंट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग सी इज नॉट ओल्डर देन डी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ और ट्राई करने की चाहें अगर आप, लेट से बी को आप ऊपर रख नहीं सकते, ठीक है, ई के साथ आप बी यहाँ पर रख नहीं सकते बिकॉज अदरवाइज फिर ये वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी नहीं, ठीक है, बिकॉज आप डी एफ बी, डी को आप देखो इस वाले इन दोनों अरेंजमेंट्स को अगर आप कंपेयर करो तो डी को आप इन तीनों पोजीशन में टॉप पर यहीं पर रख सकते हो, इसके ऊपर आप डी ले जा नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाएगी फिर, या तो डी फिर, क्योंकि डी इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं, डी या तो फिर सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा, अगर आप इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो डी यहाँ पर आएगा, बट इन दैट सिचुएशन ये वाला वॉयलेट हो जाएगा, है ना, सी इज ग्रेटर देन डी या सी जो है वो ओल्डर देन डी। सो देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं, ठीक है। अब इनकी एजेस, इसकी 17 है, इसकी 18 होगी, इसकी 19, इसकी 20 और इसकी 21 और ये 22, ठीक है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, डी इज 20 ईयर्स ओल्ड, एफ इज 18 ईयर्स ओल्ड, एफ इज 19 ईयर्स ओल्ड, एफ इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब जो हमेशा सेटिस्फाई हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 17, ये 18, ये 19, 20, 21, 22, अगर डी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड आप कह रहे हैं तो डी 20 ईयर्स ओल्ड ना तो यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। एफ़ की अगर हम बात करें तो एफ इज़ 18 हो रहा है, एफ इज़ 19, 20 नहीं है, तो आंसर इस वाले से तो आपका यही बनेगा, एफ इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, दैट इज़ बी। और अगला पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ऑल 6 कजन्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एज, कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स या पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो पॉसिबली ऑर्डर्स कितने बन रहे हैं, 2, है ना, एक ये वाला बन रहा है ई ए सी बी एफ डी, एक ये वाला बन रहा है ई ए सी डी एफ बी, बस। ये वाला तो बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें डी ऊपर आ रहा है और डी जो है वो सी से ऊपर आ नहीं सकता, लास्ट वाली कंडीशन चेक करें, ठीक है। सो देर आर ओनली 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, क्लियर है, ओके। चलिए लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 11 आज इन 2016, वही रैंकिंग का क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, यानी कि किसी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 60, उनमें से गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज़, यानी कि गर्ल्स, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ को x माने, गर्ल्स विल बी 2x, फिर x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 60, वहाँ से x निकालेंगे, दैट विल बी 20, है ना, 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20, तो गर्ल्स विल बी 2x दैट इज़ 40 एंड बॉयज़ विल बी x दैट इज़ 20, या डायरेक्टली अगर आप लिख सकते हैं तो गर्ल्स आर 40 एंड बॉयज़ आर 20,
ठीक है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, वैसे इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं वर्बली भी आई थिंक। इसमें लिखा है कमल अ बॉय, इसी क्लास में जहाँ पर टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स आर टॉइस ऑफ बॉयज़, वहाँ पर उस क्लास में एक लड़का है दैट इज़ कमल, ठीक है, एक बॉय है दैट इज़ कमल, वो दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि ही इज़ अ बॉय, ठीक, रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। अब इसकी रैंक अगर टॉप से 17th है तो यानी कि इसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 16, ठीक है। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल द नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम, यानी कि इससे ऊपर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 16 है और उन 16 में से देयर आर 9 गर्ल्स, तो अगर 9 गर्ल्स हैं तो रिमेनिंग 7 विल बी बॉयज, यस और नो। अब इसके नीचे टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, पहले तो ये बताओ। टोटल स्टूडेंट 60 है, ये हो गया 16 और ये हो गया 117, तो टोटल स्टूडेंट्स विल बी रिमेनिंग 43, तभी तो 60 होगा ना टोटल क्लास में, 43, 44 और 16, 60 हो गया। अब इसमें से देखो 9 गर्ल्स तो ऊपर हैं, ये कमल खुद एक बॉय है, देयर आर टोटल 40 गर्ल्स इन द क्लास, तो यहां पर अब बाकी कितनी बची गर्ल्स हैं, 40 - 9 दैट इज 31, और इफ आई राइट इट 40 - 9 दैट इज 31 गर्ल्स, ठीक है। और 31 अगर गर्ल्स हैं तो यहां पर बॉयज कितने होंगे, सिंपल सी बात है, 43 गर्ल्स टोटल हैं, उनमें से 31 गर्ल्स हैं, तो 43 - 31 दैट इज 12 बॉयज, ठीक है। अब आप टोटल वैसे भी चेक कर सकते हैं, 31 गर्ल्स और 9 गर्ल्स, टोटल 40 गर्ल्स हो गई, टोटल बॉयज हैं 12, 7, 19 और एक ये कमल दैट इज 20, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम, तो उसके बाद कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, सो द आंसर इज 12, आंसर इज 12 दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है ना, बस आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि कितने लोग ऊपर हैं, कितने लोग रैंक में नीचे हैं, एंड अकॉर्डिंगली कर लेना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, क्लियर है। चलिए लेट्स सी 12th वन, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, आज हम लोग 2017 तक के क्वेश्चन ही करेंगे, 2018 ऑनवर्ड्स वी विल टेक अप टुमारो। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से करें। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर, यानी कि ए और बी की जो इनकम है इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन सी प्लस डी की इनकम से ज़्यादा है, ठीक है। पहली बात ये कही, दूसरी बात ये कह रहा है ए और सी की जो इनकम है इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर, ए और सी की जो इनकम है इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर, ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है कि ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी, ए अर्न्स हाफ ऑफ बी एंड डी, बी प्लस डी, ठीक है। तो हुज इनकम इज द हाईएस्ट। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, ए प्लस सी इज बी प्लस डी एंड ए इज हाफ ऑफ बी प्लस डी, तो इससे आप ये चीज़ क्या बता नहीं कह सकते कि सी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस डी, यस और नो, क्योंकि बी प्लस डी का आधा अगर ए है और ए प्लस सी मिला के अगर बी प्लस डी है तो बी प्लस डी का आधा जो बाकी बचा वो सी है, यस और नो। अब आप क्या करो, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, उससे आपको बी और डी के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। ए की जगह आप हाफ ऑफ बी प्लस डी वो यहाँ पर रखो, यानी कि b/2 प्लस d/2 प्लस डी, मैं यहाँ रख रहा हूँ प्लस बी इज ग्रेटर देन सी की जगह b/2 प्लस d/2 प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, b/2 प्लस बी इज 3/b/2 प्लस d/2 इज ग्रेटर देन b/2 प्लस 3d/2, ठीक है। d/2 प्लस डी, आई थिंक इतना तो एलसीएम आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप b/2 को इधर लाएंगे तो 3b/2 माइनस b/2 दैट विल बिकम 2b/2 और b, सो b विल बी ग्रेटर देन, और इसको उधर ले जाएंगे तो 3d/2 माइनस d/2 दैट बिकम्स 2d/2 दैट इज d। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये मिल गई कि b इज़ ग्रेटर देन d, यानी कि b की सैलरी या b की इनकम जो है
वो डी से ज़्यादा है। तो आंसर आपका यहाँ से क्लियरली ये तो हो गया कि हाईएस्ट इनकम डी की नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक बात समझे? यस और नो? अब इसमें आप एक चीज़ का, यहाँ से अब इसके आगे जो बढ़ना है वो एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं रियल एप्टीट्यूड, वो रियल एप्टीट्यूड है। कैसे? देखो, यहाँ से आप एक चीज़ देखो मैंने आपको क्या बताया, बी प्लस डी का आधा इज सी और बी प्लस डी का आधा इज ऑल्सो ए, है ना? और डी जो है वो बी से छोटा है, यानी कि ये बी प्लस डी जो है वो आप ये समझ सकते हो कि बी प्लस डी दिस विल बी लेस देन बी बाय लेस देन टू बी। कह सकते हो कि b प्लस डी जो है वो 2b से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि d जो है वो b से छोटा है। तो ये वैल्यू, अगर ये d की वैल्यू b के बराबर होती तो ये b प्लस बी 2b हो जाता, लेकिन सिंस d जो है वो b से छोटा है तो इसीलिए b प्लस डी विल बी लेस देन 2b, और इसका हाफ जब आप करोगे विच इज इक्वल टू c, तो यू कैन से c इज लेस देन b, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि c इज लेस देन 2b बाई 2, क्योंकि ये 2b से छोटा है, 2b by 2 is c, so you can say c is less than b from here, yes or no? और सिमिलरली अगर आप इसी कंसेप्ट को यहां पर लगाओ कि b प्लस डी विल बी लेस देन 2b एंड a विल बी इक्वल टू, और a विल बी लेस देन, क्योंकि ये 2b से छोटा है तो 2b by 2 से छोटा a होगा, yes or no? तो यानी कि फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन से a इज लेस देन b। ठीक है, तो b d से बड़ा है, b a से भी बड़ा है और b c से भी बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम किसकी हो गई? b की हो गई, यस और नो? ये वाला जो पॉइंट है वो वाकई में थोड़ा सा, मतलब जिसको मैं कहूँगा रियल एप्टीट्यूड था आपका, वाकई में एप्टीट्यूड चेक हो रहा था यहाँ पर कि आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, फिर आप सिर्फ ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, बट अदरवाइज उसके बाद आप बी और ए और बी और सी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अभी भी आप ए और सी के बीच में तो रिलेशन इस्टेब्लिश अभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, ए सी डी में से किसके कम है किसकी ज़्यादा है आप वो नहीं बता सकते, बट आपको हाईएस्ट पता लग रहा है। अगर आपसे यहाँ पर अभी भी पूछा होता कि किसकी इनकम सबसे कम है, नॉट पॉसिबल टू टेल। ठीक है, इनकम लोएस्ट नहीं बता सकते, बट हाईएस्ट बता पा रहे हैं। क्लियर है बात? चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जस्ट check this one. In a test, Randhir obtained more marks than the total marks obtained by Kunal and Debu. फिर वैसे ही करते हैं, वैसे ही बनाते हैं, more marks and less marks. ठीक है, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो मैं ऊपर लिखूंगा, जिसके मार्क्स कम होंगे वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, रणधीर obtained more marks than कुणाल एंड देबू। कुणाल प्लस देबू के मिला के जितने मार्क्स हैं रणधीर के उससे ज़्यादा है, पहली बात। ठीक, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ बाय रणधीर। ठीक है, यानी कि रणधीर से ऊपर कुणाल प्लस शंकर है। अलग ही अगर आप बना लें, कुणाल प्लस शंकर वो रणधीर से ऊपर है। ठीक है, सोनल ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन शंकर। सोनल के मार्क्स शंकर के मार्क्स से ज़्यादा हैं। और नेहा ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन रणधीर। नेहा के मार्क्स रणधीर से ज़्यादा हैं। ठीक, ये दिया हुआ है आपको। हु अमंगस्ट देम ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स। अब सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं? रणधीर, नेहा, सोनल, और डेटा आर इनएडिक्वेट। देखो, जितना डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है उससे क्लियरली आप एक चीज़ बता सकते हो कि रणधीर इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज नेहा के मार्क्स ही रणधीर के मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो रणधीर के हाईएस्ट तो हो नहीं सकते। अब द थिंग कम्स कि नेहा और सोनल में से किसके मार्क्स ज़्यादा हैं? नेहा और सोनल। ठीक है, अब देखो, नेहा और सोनल के मार्क्स को अगर हम कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास सोनल के मार्क्स का कंपैरिजन शंकर से दिया हुआ है, नेहा के मार्क्स का कंपैरिजन रणधीर से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इन दोनों से आपस में कोई कंपैरिजन बना पाना इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्योंकि रणधीर के मार्क्स से तो इसके भी ज़्यादा हैं,
है ना, और रणधीर के मार्क्स कुणाल और देबू से भी ज़्यादा है। तो यहाँ से सोनल और नेहा के मार्क्स में कोई भी रिलेशन बना पाना या कोई भी आप कहें अरेंजमेंट इस्टेब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब बड़ा मुश्किल इन द सेंस कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सोनल और नेहा के मार्क्स में जब तक आपको कोई और रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि शंकर और रणधीर के मार्क्स भी आपको अलग से नहीं दिए हुए हैं, इसमें भी कुणाल एडेड है, रणधीर से कम है, और रणधीर से ज़्यादा में भी कुणाल एडेड है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं किसके मार्क्स कम है? हाँ, अगर ये पूछा होता कि हु अमंग्स द नॉट ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, कि हाईएस्ट मार्क्स किसके नहीं हैं, तो ये आप बता सकते थे कि रणधीर के मार्क्स हाईएस्ट नहीं है। बट किसके मार्क्स हाईएस्ट हैं यहाँ से ये बताना इज़ नॉट पॉसिबल। सो द आंसर ऑफ दिस वन इज ऑप्शन डी, दैट इज डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2017 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। इतने ही क्वेश्चंस लगभग जो है वो हम लोग कल भी देखेंगे, है ना। और 2 दिन का वैसे भी ये इन द शेड्यूल था, तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे विद द रीजनिंग ओनली। ठीक है, चलिए, तो कल हमारा टॉपिक फिर से यही रहेगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग पार्ट 2 के साथ, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इन द फर्दर टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई ज़रूर करते रहें। अब जैसे जैसे आप लोगों का समय नज़दीक आ रहा है तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज़, है ना। ये भी है रिवीजन आपका यहाँ से एक आई थिंक मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा हो ही रहा है ना। हर डे ना आप एक एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका बाकी भी जो पोर्शंस है वो भी आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। कोई सजेशंस फीडबैक आप देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। और पीडीएफ्स जो हैं वो आई विल ट्राई टू अपलोड देम रेगुलरली, है ना। वैसे कल तक के जो सारे पीडीएफ्स थे डायरेक्शन सेंस तक के, वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। बाकी भी आई विल ट्राई टू अपडेट देम रेगुलरली, है ना। जैसे अब ये टॉपिक है तो कल कंप्लीट हो जाएगा, तो कल आई विल ट्राई टू अपलोड इट। ऐसा ही करके हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। बाकी कल को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।